बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एनसीईआरटी का सेल वाला यूनिट। ठीक है, जिसका चैप्टर नंबर 8 है। ठीक है, जिसका नाम क्या है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, सेल सेल को यूनिट ऑफ लाइफ बोला क्यों गया है। ठीक है, तो इस चैप्टर के एंड में जाते जाते आपको ये समझ में आ जाएगा कि सेल को यूनिट ऑफ लाइफ बोलते क्यों है। ठीक है, अपन लोग इसमें कैसे पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे कि सेल्स क्या होता है, व्हाट इज अ सेल। फिर सेल थ्योरी किसने दी थी, ठीक है, स्लेटन एंड स्वॉन ने दी थी, जो कि के बारे में थोड़ा सा अपन लोग डिटेल में पढ़ेंगे। फिर एक सेल का ओवरव्यू लेंगे कि बेसिकली एक सेल में होते क्या क्या है, या फिर एक सेल में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, फिर दो तरह के सेल्स होते हैं, एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स और एक होता है यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, तो इसमें अपन लोग इसी बारे में बात करेंगे। अपन लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन लोग एनसीईआरटी का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट पढ़ते हैं कि व्हेन यू लुक अराउंड यू सी बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। You must have wondered and asked yourself, what is it what that makes an organism living, or what is it that an inanimate thing does not have which living things has. The answer to this is the presence of basic unit of the life, the cell in all living organisms. ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि सेल वो सब्सटेंस है, वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, जो कि आपको लिविंग से नॉन लिविंग को डिफरेंशिएट करने में मदद करता है। ठीक है, आप लोगों ने जब चैप्टर नंबर 1 पढ़ा होगा इसी का, तो आपने कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ी होगी कि लिविंग और नॉन लिविंग को कौन कौन से 5 कैरेक्टर्स होते हैं जो डिफाइन करते हैं, जिसमें से एक फैक्टर था सेलुलराइजेशन। ठीक है, तो लिविंग का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है सेलुलराइजेशन। जितने भी लिविंग होंगे सब में सेलुलराइजेशन होगा ही, और जितने भी नॉन लिविंग होंगे उसमें सेलुलराइजेशन नहीं होता है, मतलब उसमें सेल्स एब्सेंट होते हैं। फिर ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। सबको पता है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उसकी एक जो बेसिक यूनिट होगी वो बनाएगा सेल्स। सम आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल्स एंड आर कॉल्ड एज ए यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, आपको पता है कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, आप लोग इसके प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ते हुए आए होंगे कि बहुत सारे जो सेल्स होते हैं वो सिर्फ यूनिसेल्युलर होते हैं, मतलब एक ही सेल पूरे ऑर्गेनिज्म का फंक्शन करेगा, वो यूनिसेल्युलर सेल्स होगा। और बहुत सारे सेल्स होते हैं वो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, मतलब उसमें बहुत सारे सेल्स मिलके फंक्शन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ऑर्गेनिज्म का फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हो जाएंगे। तो बेसिकली सेल होता क्या है। ठीक है, तो एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। ठीक है, एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म रहता है तो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टेंस कर सकता है। ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर एक टाइप का सेल होगा, वो खुद ही ऐसे ऑर्गेनिज्म की तरह खुद सर्वाइव कर सकता है। वो सारे फंक्शन जो भी उसके लिए उस टाइम पर बेसिक फंक्शंस उसके रिक्वायर्ड होंगे वो सब वो परफॉर्म कर लेता है, एसेंशियल फंक्शंस परफॉर्म कर लेता है लाइफ के। एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। ठीक है, तो मतलब कुछ भी होगा, मतलब जो सेल से कम होगा, मतलब चाहे वो ऑर्गेनिल होंगे तो इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकते। ठीक है, उनको किसी सेल के अंदर रहना होगा। जैसे ऑर्गेनिल होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया से, ईआर है, गोल्जी अपरेटस है, लाइसोसोम है, राइबोसोम है, ये एक सेल के अंदर इनको रहना होता है। लेकिन एक सेल खुद इंडिविजुअली किसी बॉडी से अलग होकर भी जीवित रह सकता है। ठीक है, वो खुद एक अपना एक फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। इसीलिए सेल को, ठीक है, आया कंसेप्ट समझ में, कि सेल के पास वो पावर होती है कि वो इंडिपेंडेंटली खुद रह सकता है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके पास सिर्फ एक सिंगल सेल होता है और एज सच पूरी की पूरी लाइफ जी रहे होते हैं। ठीक है, इन द सेल इज कॉल्ड एज अ फंडामेंटल। फंडामेंटल मतलब उसका बिल्डिंग ब्लॉक, किसी भी ऑर्गेनिज्म का बिल्डिंग ब्लॉक जो होगा, ठीक है, जो बेसिक यूनिट होगी वो सेल होगी। जैसे आप लोगों का घर होता है, ठीक है, तो घर की जो बेसिक यूनिट होती है वो ईट होती है। वैसे जो ऑर्गेनिज्म होता है उसकी जो बेसिक यूनिट होगी वो एक सेल होगा। ठीक है, उसका फंडामेंटल या स्ट्रक्चरल पार्ट जो होगा। ठीक है, तो फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। फंक्शनल यूनिट मतलब जो छोटे से छोटे लेवल पर जो काम कर रहा होगा। ठीक है, अगर एक ऑर्गेनिज्म आप देखते हो, तो एक ऑर्गेनिज्म अगर सांस ले पा रहा है तो वो कैसे ले पा रहा है, वो किसी एक पर्टिकुलर टाइप के सेल से मदद ले रहा होगा। ठीक है, वो एक पूरे ऑर्गन सिस्टम से मदद ले रहा होगा, फिर वो टिश्यू से मदद ले रहे होंगे, वो मिलके बनेंगे सेल से, तो वहां पर एक सेल परफॉर्म कर रहा होगा। ठीक है, तो वो फंक्शनल यूनिट भी हो गई। मतलब अगर आप कोई भी फंक्शन आप देख पा रहे हो, तो वहां पर जो बेसिक चीजें काम कर रही होगी वो एक टाइप का सेल होगा। ठीक है, बहुत सारे सेल्स मिलके वहाँ पर काम कर रहे होंगे, तो वो फंक्शनल यूनिट भी हुई ऑफ ऑल द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज अ सेल। ठीक है, तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था एंटन वॉन ल्यूवेनॉक। ठीक है, एंटन वॉन ल्यूवेनॉक इसका नाम था। सबसे पहले इसने डिस्कवर किया था एक लिविंग सेल को। ठीक है, फर्स्ट सो एंड डिस्क्राइब द लिविंग सेल। ठीक है, सबसे पहले इसने लिविंग सेल को डिस्क्राइब किया हुआ था।
फिर बाद में आया रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया न्यूक्लियस को। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने सेल के अंदर भी जाके किसी एक न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। ठीक है, द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप एंड इट्स इंप्रूवमेंट लीडिंग टू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवील द ऑल स्ट्रक्चरल डिटेल्स ऑफ द सेल। ठीक है, एंटन वॉन लीवेनहॉक ने एक लिविंग सेल को डिस्क्राइब किया, रॉबर्ट ब्राउन ने बाद में न्यूक्लियस को डिस्क्राइब किया। ठीक है, क्या न्यूक्लियस होता है अपन लोग पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। ठीक है, फिर उसके बाद में धीरे धीरे माइक्रोस्कोप और ज़्यादा एडवांस हुए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को लिया, फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की माइक्रोस्कोपिक पावर इतनी ज़्यादा होती थी कि जो सेल की अंदर के जो स्ट्रक्चर्स है उसके बारे में आप लोगों ने जानना शुरू कर दिया। ठीक है, अपन लोगों ने जानना इसके बारे में शुरू कर दिया, जो उसकी स्ट्रक्चरल डिटेल्स होगी, उसके अंदर जितने ऑर्गेनल्स होंगे, उसमें साइटोप्लाज्म होगा, उसमें न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन मटेरियल होगा, सब कुछ अपने को पता चलने लगा उसमें। ठीक है, अब बारी आती है सेल थ्योरी की। ठीक है, तो दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था स्लेडन, एक का नाम था स्वान। ठीक है, स्लेडन जो था वो था एक बोटनिस्ट, जो स्वान था वो था जूलॉजिस्ट। ठीक है, बोटनिस्ट मतलब जो प्लांट के बारे में स्टडी कर रहा होता है, और जो जूलॉजिस्ट मतलब जो एनिमल्स के बारे में स्टडी कर रहा होता है। ठीक है, तो एक का नाम था स्लेडन, एक का नाम था स्वान। ठीक है, तो एक बोटनिस्ट था। अब ये याद रखने का तरीका क्या है पता है? देखो, स्वान तुम दो तरीके से याद रख सकते हो। एक आप लोगों ने देखा होगा कि एक एनिमल होता है जिसका नाम होता है स्वान, या फिर अगर आपको पता हो तो कुत्ते को, ठीक है, जो डॉग होता है उसको संस्कृत में बोलते हैं स्वान। ठीक है, उसको संस्कृत में बोलते हैं श्वान। ठीक है, तो इसका याद रहने का तरीका ये होगा कि श्वान यानी डॉग, या फिर स्वान यानी जो बर्ड होता है वो। ठीक है, तो दोनों क्या होते हैं? एनिमल होते हैं। तो जो श्वान हुआ वो कौन हुआ? जूलॉजिस्ट हुआ। ठीक है, तो याद रखने का तरीका ये आप रख सकते हो। अगर आपको इससे याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर डायरेक्टली याद रहता है तो और अच्छी बात है। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने प्लांट सेल को डिस्क्राइब किया, प्लांट सेल को डिस्क्राइब किया। और जो श्वान थे, ऑब्वियस सी बात है, उन्होंने एनिमल सेल को डिस्क्राइब किया। उसके अलावा श्वान ने बताया कि जो एनिमल सेल है उसके अराउंड एक कवरिंग होती है। ठीक है, इसने सिर्फ अभी तक इतना बताया कि एनिमल सेल के अराउंड एक कवरिंग होती है, कवरिंग अराउंड दिस सेल। बाद में जब वो डिस्कवरी हुई तो पता चला कि श्वान जिस कवरिंग की बात कर रहा था वो सेल मेम्ब्रेन थी। ठीक है, बाद में जब वो डिस्कवरीज हुई तो उसके बारे में पता चला कि वो, ठीक है, आया कंसेप्ट समझ में? अपन लोग एनसीईआरटी रीड करते इसकी, कि मैथियस स्लेडन, अ जर्मन बोटनिस्ट, examined a large number of plants and observed that all plants are composed of different kinds of cells. ऑब्वियस सी बात है, इसने क्या डिस्कवर किया कि जितने भी प्लांट सेल्स होंगे, जितने भी प्लांट्स होते हैं वो अलग अलग तरह के सेल से मिलकर बने होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो अलग अलग टाइप के सेल से मिलकर बना होगा। ठीक है, विच फॉर्म द टिश्यूज ऑफ द प्लांट एट अबाउट द सेम टाइम। ठीक है, उसी के टाइम पे थियोडोर स्वान नाम का एक साइंटिस्ट, जो कि एक जूलॉजिस्ट है, ठीक है, studied different types of animal cells and reported cells that had a thin outer layer which is today known as a plasma membrane या फिर सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इतना कंसेप्ट समझ में आता है? तो एक जूलॉजिस्ट था, एक बॉटनिस्ट था, एक ने प्लांट सेल डिस्क्राइब किया, एक ने एनिमल सेल डिस्क्राइब किया। इनकी स्पेसिफिक बात ये है कि उसने बोला कि प्लांट्स अलग अलग तरह के सेल से मिलकर बना होता है, और इसने बोला था क्या, कि जो एनिमल होता है वो एक थिन आउटर लेयर से कवर्ड होता है। ठीक है, एनिमल सेल जो होता है वो, बाद में उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल दिया। इसने उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं बोला था, ये गलती मत करना। ठीक है, श्वान ने उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं बोला था, बाद में जब डिस्कवरी हुई तो पता चला कि इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, आया कंसेप्ट समझ में? He also concluded that based on the studies on the plant tissues that presence of cell wall is a unique character of the plant cells। ठीक है, बाद में उसको एक और चीज समझ में, किसको? स्लेडन को, कि जो प्लांट सेल होते हैं, ठीक है, उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जो कि उसका एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। ठीक है, वहाँ पर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जो उसका यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर हुआ। ऑन द बेसिस ऑफ दिस द श्वान प्रपोज द हाइपोथेसिस दैट बॉडीज ऑफ द एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड द प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। ठीक है,
बाद में श्वान ने क्या प्रपोज किया, हाइपोथेसिस प्रपोज किया दैट द बॉडीज ऑफ द एनिमल्स इन प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। ठीक है, बाद में उसने एक हाइपोथेसिस दिया जिसमें बताया कि जो सेल्स है, मतलब जो बॉडी एनिमल्स की या प्लांट्स की, वो सेल से कंपोज होकर होती है। सबको पता है कि जो बेसिक यूनिट होती है वो सेल होती है, और प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। ठीक है, बहुत बेसिक बातें चल रही है। थोड़े टाइम बाद स्लेडन एंड स्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी। ठीक है, तो सेल थ्योरी किसने दी थी सबसे पहले, सेल थ्योरी में होता क्या अपन लोग बात करेंगे, लेकिन दी किसने थी सबसे पहले, यानी किसने डिस्कवर की थी सबसे पहले। ठीक है, किसने बताई थी कि सेल थ्योरी जैसा कुछ एग्जिस्ट करता है, स्लेडन एंड स्वान ने। ठीक है, स्लेडन एंड स्वान ने सबसे पहले सेल थ्योरी दी थी। दिस थ्योरी हाउएवर डिड नॉट एक्सप्लेन एज टू हाउ न्यू सेल्स वर फॉर्म्ड। ठीक है, तो ये जो थ्योरी थी इसमें सिर्फ ये बातें बताई थी कि जो बेसिक सेल्स, जितने भी सेल्स होते हैं या जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल से मिलकर बने होते हैं, सेल वॉल के अराउंड जो सेल मेम्ब्रेन वगैरह होती है। ठीक है, तो इनिशियली जो इन्होंने हाइपोथेसिस दिया था उसमें सब कुछ तो सेल्स के बारे में इन्होंने बताया था ऑलमोस्ट, लेकिन ये बात नहीं बता पाए थे कि जो न्यू सेल्स होते हैं वो कैसे बनते हैं, हाउ न्यू सेल्स फॉर्म्ड। तो वहां पर एक क्वेश्चन रेज हुआ था जो कि बाद में सॉल्व किया रुडोल्फ विर्चो ने। ठीक है, जो कि बाद में सॉल्व किया किसने, रुडोल्फ विर्चो ने। द फर्स्ट एक्सप्लेन दैट सेल्स डिवाइडेड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, ऑब्वियस सबको पता है कि जो सेल्स होते हैं या नए सेल्स हुए वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलेंगे। ठीक है, एक सेल डिवाइड करेगा, दो सेल में कन्वर्ट होगा, तो जो नए सेल्स हुए दो, ठीक है, जो दो नए सेल्स हुए वो ओल्ड सेल से मिलके बनेंगे। सिंपल सा कंसेप्ट है, तो ये रुडोल्फ विर्चो ने बताया था। ठीक है, इनिशियली लेडेन स्वान को कुछ भी पता नहीं था। तो बाद में इसी टर्म को जो लिखा हुआ है क्या कि न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, इसको दिया था किसने, ओमने सेल्यूला ई सेल्यूला। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चंस में से एक है कि ये किसने प्रपोज किया था और इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब क्या होता है, ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला, मतलब प्री द न्यू फॉर्म्स आर सेल, न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला किसने दिया था, रुडोल्फ विर्चो ने। ठीक है, ही मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस। अब क्या किया, रुडोल्फ विर्चो ने मॉडिफाई किया। तो जब भी क्वेश्चन आए कि सेल थ्योरी इज गिवन बाय स्लेडन एंड श्वान बस बट मॉडिफाइड बाय रुडोल्फ विर्चो। ठीक है, ही मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस ऑफ स्लेडन एंड श्वान टू गिव द सेल थ्योरी अ फाइनल शेप। तो सेल थ्योरी क्या बोलती है, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। ठीक है, जितने भी सेल्स होते हैं आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। ठीक है, और ऑल द सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, ये तो रुडोल्फ विर्चो ने इसको मॉडिफाई किया हुआ था। ठीक है, तो ये सेल थ्योरी बोलती है, सेल थ्योरी क्या बोलती है कि जितने भी सेल्स होते हैं वो, जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेल से कंपोज होते हैं या फिर प्रोडक्ट्स ऑफ सेल से कंपोज होते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ सेल्स मतलब जो भी वो मैट्रिक्स वगैरह सीक्रेट आउट कर रहे होंगे सेल्स। ठीक है, या जो भी एक्स्ट्रा सेल्यूलर मटेरियल होगा वो सब कुछ वो प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। और जितने भी सेल्स होते हैं वो किससे अराइज होते हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होंगे। ठीक है, जितने भी नए सेल हुए वो किसी ना किसी पिछले वाले सेल से या अपने पेरेंट सेल से मिलकर बना होते हैं। ठीक है, ये एक सेल थ्योरी होती है किसने दी थी, स्लेटन एंड स्वान ने दी थी, मॉडिफाइड बाय रुडोल्फ विर्चो। ठीक है, ये गलती मत करना कि रुडोल्फ विर्चो ने सेल हाइपोथेसिस दिया हुआ था, सेल हाइपोथेसिस दिया था स्लेटन एंड स्वान ने, मॉडिफाइड बाय रुडोल्फ विर्चो। ठीक है, कंसेप्ट समझ में आता है। तो सिंपल सी चीजें थी। वो अपन एक ओवरव्यू लेते हैं सेल का। ठीक है, एन ओवरव्यू ऑफ द सेल। अब सेल्स में क्या क्या होता है बेसिकली, देखो सेल के अंदर आपको मैं सिंपली बता देता हूँ, इसे ही जनरल आइडिया देते हैं आपको। ठीक है, अगर प्रोकैरियोटिक सेल्स हुए, ठीक है, दो तरह के सेल्स होते हैं, अपन लोग इसके बारे में बाद में बात करेंगे कि क्या होता है इसका मतलब। ठीक है, इन जनरल बात करता हूँ कि सेल्स के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, क्रोमेटिन मटेरियल होगा, क्रोमोसोम्स वगैरह होंगे। ठीक है, सबको पता है सारी चीजें। सेल्स के अंदर एक न्यूक्लियस होता है। ठीक है, मैं एक यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद में बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होंगे जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम। हो सकता है अगर प्लांट सेल्स हो तो क्लोरोप्लास्ट वगैरह प्रेजेंट होगा वहाँ पर। ठीक है, तो इनको बोलते हैं क्या अपन लोग, ठीक है, एक सेल को बोलेंगे सेल, और उसके अंदर जो ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होंगे उनको बोलेंगे अपन लोग ऑर्गेनेल्स। बेसिकली जो उसके अंदर जो स्ट्रक्चर्स अलग अलग आपको दिख रहे हैं उनको बोलेंगे अपन सेल्यूलर ऑर्गेनेल्स। क्या बोलेंगे, सेल्यूलर ऑर्गेनेल्स एक सेल के अंदर। ठीक है, बहुत ही बेसिक चीज़ें चल रही है ताकि आपको एक माइंड में
आइडिया रहे कि बेसिकली बॉडी के अंदर होता क्या है। ठीक है, एक सेल्यूलर लेवल पर क्या क्या चीज़ें हो रही होती है। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में मिलेंगे आपको, न्यूक्लियस वगैरह मिलेगा एक सेल के अंदर। ठीक है, बेसिकली जो सेल होता है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अपन लोग यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो दो चीज़ें में डिवाइड कर देते हैं, एक होता है न्यूक्लियस जो कि अलग पार्ट में डिवाइड हो जाता है, और एक हो जाता है उसका साइटोप्लाज्म। ठीक है, एक हो जाता है उसका न्यूक्लियस, एक हो जाता है उसका साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो न्यूक्लियस वाला पार्ट ये बीच वाला पार्ट बना देता है। ठीक है, जो कि मैं आपको ग्रे पार्ट से दिख रहा होगा। ठीक है, जितना भी अंदर वाला पार्ट होगा, ये वाला पार्ट जितना भी होगा ये न्यूक्लियस बना देगा, और इसके बाहर जितना भी प्रेजेंट होगा ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जितना भी सब कुछ होगा वो सब साइटोप्लाज्म में होगा, जितने भी ऑर्गेनिल्स होंगे सबके सब साइटोप्लाज्म के अंदर होंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं ओवरव्यू के बारे में। यू अर्लियर ऑब्जर्व्ड सेल्स इन एन अनियन पिल। ठीक है, आप लोगों ने अगर 11th या 12th में स्टडी की होगी, ठीक है, यहाँ लैब वगैरह में जाते होगे स्कूल्स में, तो वहाँ पर अनियन पिल्स हैं या ह्यूमन चिक सेल्स हैं। ठीक है, उसके बारे में माइक्रोस्कोप में थोड़ा बहुत दिखाते हैं। लेट अस रिकलेक्ट द स्ट्रक्चर। द अनियन सेल्स विच इज टिपिकल प्लांट सेल इज अ डिस्टिंक्ट सेल वॉल। ठीक है, अगर वो एक प्लांट सेल है तो आप लोग प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ते आ रहे हो कि प्लांट सेल्स में क्या होती है, एक सेल वॉल होती है। ठीक है, एज इट्स आउटर बाउंड्री एंड जस्ट विद इन इट द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो प्लांट सेल्स में दो स्ट्रक्चर्स होंगे, एक प्लांट सेल होगा खुद और दूसरा उसके अंदर होगा सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो एक उसकी सेल वॉल होगी, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी या फिर सेल मेम्ब्रेन होगी। ठीक है, द सेल्स ऑफ द ह्यूमन चिक हैव एन आउटर मेम्ब्रेन एज अ डेलिमिनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। इनसाइड ईच सेल इज अ डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड एज अ न्यूक्लियस। ठीक है, डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर रहेगा जिसको आप लोग बोलोगे सेंटर में प्रेजेंट होता है, इसलिए न्यूक्लियस। ठीक है, दिस न्यूक्लियस कंटेन्स द क्रोमोसोम्स विच इन द टर्न कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल डीएनए। ठीक है, तो कि डीएनए या फिर आरएनए को रख रहा होगा। ठीक है, सेल्स डेट हैव अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई आर कॉल्ड यूकैरियोटिक। ठीक है, तो जो भी सेल्स जिनमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई होगा उसको यूकैरियोटिक बोलेंगे, वेयर सेल्स डेट लेक मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस आर कॉल्ड एज अ प्रोकैरियोटिक। अब देखो, अगर एनसीईआरटी ने यहाँ पर बता दिया तो मैं आपको डिफरेंशिएट करके बता देता हूँ। ठीक है, दो तरह के सेल्स होते हैं। ठीक है, पूरे पूरे के पूरे वर्ल्ड में दो तरह के सेल्स होते हैं। ठीक है, एक होता है प्रो कैरियोटिक और एक होता है यू कैरियोटिक। और मैंने हमेशा आपको बताया कि जब भी अगर कुछ भी नाम अगर अजीब लगता है आपको तो हमेशा उसका कुछ ना कुछ मीनिंग होगा। ठीक है, साइंस में अगर कुछ भी वर्ड आपको अजीब लग रहा है तो वहाँ पर कुछ ना कुछ मीनिंग होगा। तो देखो, प्रो प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, और कैरियोटिक, कैरियोट मतलब बेसिकली कैरियोन वर्ड से मिलकर बना है जिसका मतलब होता है न्यूक्लियस। ठीक है, यू यू का मतलब होता है ट्रू या फिर एडवांस बोल सकते हो आप लोग, ट्रू बोलना चाहिए बेसिकली। ठीक है, ट्रू। और कैरियोटिक या कैरियोन मतलब होता है न्यूक्लियस। ठीक है, प्रिमिटिव बोल सकते हैं, फिर इसको फॉल्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्रिमिटिव वर्ड ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि काफ़ी ओल्ड सेल्स जो होते हैं, ठीक है, जो पुराने सेल्स होते हैं उनको प्रिमिटिव सेल्स बोलते हैं। तो उनमें जो न्यूक्लियस होता है, इसमें एक जो बेसिक डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि पता चले अगर एक कोई सेल है। ठीक है, अब कैसे पता चलेगा कि वो प्रोकैरियोटिक है यूकैरियोटिक है, तो बेसिकली वहाँ पर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी। ठीक है, उसका न्यूक्लियस ऐसा कैसा साइटोप्लाज्म में पड़ा होगा। ठीक है, जो भी उसका न्यूक्लिक मटेरियल होगा, चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो, वो एज सच वहाँ पर साइटोप्लाज्म के अंदर ही रहेगा, डिस्पर्स्ड रहेगा बोलना चाहिए, साइटोप्लाज्म के अंदर डिस्पर्स्ड रहेगा। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं वहाँ पर एक मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, कि सेल वॉल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो रहेगी रहेगी, उसके बाद में अंदर भी एक मेम्ब्रेन रहेगी जिसको बोलते हैं अपन लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यहाँ पर पूरा का पूरा क्रोमोसोम रहेगा। ठीक है, सिंपल सी चीजें। तो किसको यूकैरियोटिक बोलते हैं, किसको प्रोकैरियोटिक बोलते हैं, हाँ समझ में। ठीक है, इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स अ सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स। ठीक है, दोनों के अंदर एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होगा जिसको अपन लोग साइटोप्लाज्म बोलेंगे, जिसमें ऑक्यूपाइज द वॉल्यूम ऑफ सेल। ठीक है, जो कि मेन वॉल्यूम ऑफ सेल मिलके बनाता है। द साइटोप्लाज्म इज द मेन अरेना ऑफ द सेल्यूलर एक्टिविटीज। अब ऐसा इसने क्यों बोला है, क्योंकि जितनी भी सेल्यूलर एक्टिविटीज होगी, जितनी भी रिएक्शंस होगी, जितने भी सब्सटेंसेस अगर फॉर्म हो रहे होंगे तो वो सबके सब साइटोप्लाज्म में होंगे। ठीक है, क्योंकि जितने भी सारे एंजाइम्स वगैरह होते हैं सबके सब साइटोप्लाज्म के अंदर होंगे, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ न्यूक्लिक मटेरियल होगा, चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो। ठीक है, लेकिन पूरा का पूरा जितने भी ऑर्गेनिल वगैरह हैं, ठीक है, ऑर्गेनिल वगैरह जितने भी आपको दिख रहे होंगे
वो सारे के सारे यहाँ पर होंगे, वैक्यूल्स वगैरह यहाँ पर होंगे साइटोप्लाज्म के अंदर। तो जितनी भी सेल्यूलर एक्टिविटी होगी, ठीक है, वो मेन अरेना कौन होगा? आपका साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि द मेन अरेना ऑफ द सेल्यूलर एक्टिविटी इज कॉल्ड एज अ साइटोप्लाज्म इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स। ठीक है, वेरियस केमिकल रिएक्शंस ओकर्स इन इट टू कीप द सेल्स इन द लिविंग स्टेट। ऑब्वियसली बात, अलग अलग रिएक्शंस इसमें होंगे, सारे एंजाइम्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। बिसाइड्स द न्यूक्लियस तक यूकैरियोटिक सेल्स हैव अदर। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल जो होंगे वहां पर अदर मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स होंगे जिनको ऑर्गेनिल्स बोलते हैं अपन लोग, लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको शॉर्टली ईआर बोल देते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी अपैरेटस, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज, वैक्यूल्स। ये क्या होते हैं अपन लोग इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, द प्रोकैरियोटिक सेल्स लेक सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स। ठीक है, तो जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स होते हैं वो आपको इस प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर दिख जाएंगे। ठीक है, वो इस प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आपको दिख जाएंगे। यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। ठीक है, नॉर्मल जो भी होगा साइटोप्लाज्म होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको एस सच ऑर्गेनिल दिख जाएंगे बहुत सारे। ये माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा होगा आपको, ये राइबोसोम वगैरह दिख रहा होगा। ठीक है, फिर इसके अराउंड आपको, ठीक है, यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह दिख जाएगा, गोल्जी अपैरेटस दिख जाएंगे। जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स होंगे वो सारे के सारे आपको यूकैरियोटिक सेल्स में दिख जाएंगे। ठीक है, राइबोसोम्स जिसमें से, ठीक है, आप लोग इसी चैप्टर के आगे पढ़ोगे कि राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स फाउंड इन ऑल द सेल्स। राइबोसोम एकमात्र ऐसा ऑर्गेनिल है जो दोनों प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है, जिसमें मेम्ब्रेन नहीं होती है। ठीक है, तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स यूकैरियोटिक सेल्स में होते हैं, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स प्रेजेंट हो सकते हैं दोनों के अंदर। ठीक है, तो राइबोसोम दोनों में प्रेजेंट होता है, लेकिन दोनों के राइबोसोम में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इसी चैप्टर में आप लोग आगे पढ़ोगे। बोथ यूकैरियोटिक एज वेल एज प्रोकैरियोटिक सेल्स विद इन द सेल राइबोसोम्स आर फाउंड ओनली इन द साइटोप्लाज्म बट आल्सो विद इन द टू ऑर्गेनिल्स द क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑन द रफ ईआर। ठीक है, तो राइबोसोम साइटोप्लाज्म में तो पाया जाता है, लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट में भी हो सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी हो सकता है, और रफ ईआर में भी होता है। ठीक है, द एनिमल सेल्स कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल कॉल्ड एज अ सेंट्रोसोम व्हिच हेल्प्स इन द सेल डिवीजन। ठीक है, तो एनिमल सेल्स में एक अलग नॉन मोटाइल सॉरी नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है। ठीक है, राइबोसोम के अलावा इसको सेंट्रोसोम बोलते हैं, जो कि सेल डिवीजन में मदद करता है। वो भी इसी चैप्टर में आप लोग आगे डिटेल में पढ़ोगे। द सेल्स डिफर ग्रेटली इन द साइज। अब हम लोग बात करते हैं कि अलग अलग सेल्स की शेप और साइज भी अलग अलग होगी, सबको पता है। ठीक है, सेल्स अलग अलग साइज के हो सकते हैं, अलग अलग शेप के हो सकते हैं। तो साइज में वेरी कर सकते हैं, शेप में वेरी कर सकते हैं, उनकी एक्टिविटीज अलग अलग होगी। फॉर एग्जांपल माइकोप्लाज्मा द स्मॉलेस्ट सेल्स आर ओनली 0.3 माइक्रोन इन लेंथ व्हाइल बैक्टीरिया कुड बी 3 to 5 माइक्रोन। ठीक है, ह्यूमन का जो सेल होता है, ह्यूमन का जो आरबीसी होता है वो 7 माइक्रोमीटर का होता है। उसके अलावा जो लार्जेस्ट सेल है, ठीक है, जो स्मॉलेस्ट सेल है वो माइक्रोप्लाज्मा होगा जो कि 3 माइक्रोन का होगा। जो लार्जेस्ट सेल होगा वो ऑस्ट्रिच एग होगा। ठीक है, ऑस्ट्रिच एग जो होगा वो लार्जेस्ट सेल होगा। ठीक है, इन दी वर्ल्ड नर्व सेल्स आर सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल्स। ठीक है, जो नर्व सेल्स होते हैं वो सबसे लॉन्गेस्ट सेल होते हैं बॉडी के। वो सेल्स ऑल्सो वेरी ग्रेटली इन द शेप। वो डिस्क जैसे भी हो सकते हैं, पॉलीगोनल भी हो सकते हैं, कॉलमनर भी हो सकते हैं, क्यूबॉइडल भी हो सकते हैं, थ्रेड लाइक भी हो सकते हैं, इवन इरेग्युलर भी हो सकते हैं, मतलब किसी शेप के भी नहीं हो सकते हैं, जैसे अमीबा होता है जो कि किसी का भी कुछ शेप नहीं रहता। द शेप ऑफ द सेल में वेरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म। ठीक है, इस डायग्राम में आपको समझ में आ रहा होगा कि जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं सबको पता है बाइकॉनकेव शेप का होता है और राउंड होता है। ठीक है, राउंड आपको ये दिख रहा होगा, ये राउंड है, और बाइकॉनकेव ऐसे दिख रहा होगा। बाइकॉनकेव का मतलब कैसे हुआ? अगर उसको साइड से अगर आप लोग देखोगे तो जो बीच में से सेंटर में से दबा हुआ है। ठीक है, मतलब इस साइड से भी ऐसा है और इस साइड से भी ऐसा। अगर हाथ को आप दो लोग ऐसे करोगे, ठीक है, तो दोनों साइड से केव बनेगी, तो बाइकॉनकेव बोल देते हैं उसको। अगर उसको साइड से देखेंगे तो वो ऐसा स्ट्रक्चर बना रहा होगा। ठीक है, अगर इसको साइड से देखते हैं तो यहाँ से भी कॉनकेव, यहाँ से भी कॉनकेव, इसलिए बाई कॉनकेव बोल दिया इसकी शेप को। व्हाइट ब्लड सेल्स अमीबोइड शेप के होते हैं, मतलब कुछ शेप नहीं होता व्हाइट ब्लड सेल्स का सच। ठीक है, बॉडी में कॉलमनर सेल्स भी होते हैं, एपिथेलियल सेल्स बोलते हैं जिनको। ठीक है, एपिथेलियल कॉलमनर सेल्स होते हैं, क्यूबॉइडल सेल्स भी होते हैं। आप लोग एनिमल टिश्यू वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ोगे इसकी शेप वगैरह। नर्व सेल्स होते हैं जो कि ब्रांच होते हैं और लॉन्ग होते हैं। लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी भी नर्व सेल्स को ही बोला जाता है। ठीक है, अप टू फीट्स तक ग्रो कर जाती है नर्व सेल्स। ठीक है, ट्रेकेट जो होते हैं प्लांट्स के अंदर वो इलोंगेटेड शेप के होते हैं, और कुछ मिजोफिल सेल्स होते हैं जो कि राउंड और ओवल और रेगुलर शेप के रहेंगे। ठीक है, सारे एक जैसे दिख रहे होंगे आपको, सारे राउंड 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 आपको दिख रहे होंगे। ठीक है,
तो अलग अलग शेप मतलब अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि जो सेल्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग शेप और अलग अलग साइज के हो सकते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल की। प्रोकैरियोटिक सेल का आपको एक मतलब तो समझ में आ गया कि प्रो और कैरियोन, ठीक है, यानी प्रिमिटिव न्यूक्लियस, ठीक है, इनके पास जो न्यूक्लियस होगा वो प्रिमिटिव होगा, जो न्यूक्लियस होगा उसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होगी, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनमें एब्सेंट होती है। जो न्यूक्लियस होता है फिर जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है वो इस तरह साइटोप्लाज्म के अंदर डिस्पर्स्ड रहता है, ठीक है। द प्रोकैरियोटिक सेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। दे आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई, ठीक है। तो बहुत सारे आपको प्रोकैरियोटिक सेल्स पहले से पता है, ठीक है, इसी के पहले वाले चैप्टर्स में आप लोग पढ़ते हुए आए होंगे कि बैक्टीरियाज, ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया जिनको बोलते हैं, माइकोप्लाज्मा अपन लोगों ने थोड़ी देर पहले बात की सबसे स्मॉलेस्ट सेल है, ठीक है। पीपीएलओ जिसको प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं, ये सारे के सारे प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं। दे आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन द यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है, छोटे साइज के होंगे। ऑब्वियसली बात, आप लोगों ने पढ़ा है कि जो बैक्टीरिया थे वो 3 से 5 माइक्रोमीटर के थे, और जो माइकोप्लाज्मा जो था वो 0.3 माइक्रोमीटर्स का था, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा जल्दी डिवाइड भी करते, दे में वेरी ग्रेटली इन द शेप और साइज भी अलग अलग हो सकती है, नॉर्मल सी बात है। जो बैक्टीरियाज होते हैं उनकी 4 बेसिक शेप होती है, ठीक है। सबसे पहले लिखा रोड लाइक, जिसको बोलते हैं आप लोग बेसिलस, ये रोड लाइक दिखेंगे आपको, ठीक है। बैक्टीरिया आपको ऐसे दिखेंगे, बहुत सारे रोड लाइक दिखेंगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर लिखा है कोकस, कोकस स्फेरिकल शेप में दिखता है, ठीक है, ऐसे स्फेयर दिखेंगे आपको बहुत सारे, वो उसको कोकस बोल सकते हो, वैसे बैक्टीरिया को कोकस, ठीक है। अलग अलग शेप के हो सकते हैं। तो जो यहाँ पर 4 शेप्स होती है बेसिकली बैक्टीरिया की, बेसिलस, कोकस, ठीक है, रोड लाइक और स्फेरिकल, विब्रियो, विब्रियो मतलब कोमा शेप है, ठीक है। तो बेसिकली ऐसा आपको कोमा लाइक दिखेगा आपको, ठीक है, आप लोग जो कोमा लगाते हो, ठीक है, उसके जैसा दिखेगा। और स्पाइरिलम, स्पाइरल जो कि स्पाइरल शेप का आपको दिखेगा, ठीक है, ऐसी उसकी कहीं कहीं शेप होगी। पता कंसेप्ट समझ में, 4 शेप के होते हैं बैक्टीरिया जनरली, बेसिलस, कोकस, विब्रियो और स्पाइरिलम, ठीक है। थोड़ा सा शेप ध्यान रखना। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल इज फंडामेंटली सिमिलर, इवन द प्रोकैरियोटिक एग्जिबिट अ वाइड वैरायटी ऑफ शेप्स एंड फंक्शन, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन जो होती है प्रोकैरियोटिक सेल्स की वो फंडामेंटली ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, ठीक है, लेकिन फंक्शन उनके वेरी हो सकते हैं। ऑल द प्रोकैरियोट्स हैव अ सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट इन द माइकोप्लाज्मा, ठीक है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर आता है, ये जब माइकोप्लाज्मा आप लोग जब प्रोकैरियोट्स पढ़ते होंगे, जब बैक्टीरिया पढ़ते होंगे, प्रोटिस्टा, तो जो मोनेरा आप लोग पढ़ते होंगे, ठीक है, उसमें भी लिखा हुआ था कि जो माइकोप्लाज्मा होते हैं वो मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, उनमें कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। देवर सेल वॉल, ठीक है। तो जितने भी प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें सब में सेल वॉल होती है सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट इन दी माइकोप्लाज्मा, ठीक है, उसमें कोई सेल वॉल नहीं होती है सच, ठीक है। द फ्लूइड मैट्रिक्स फीलिंग द सेल इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म, ठीक है। एज सच दोनों यूकैरियोटिक सेल्स के जैसे होता है कि साइटोप्लाज्म होगा, फ्लूइड मैट्रिक्स होगा जिसको बोलेंगे। देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होगा, इसीलिए इसके न्यूक्लियस को न्यूक्लियोइड बोलते हैं जनरली, ठीक है, इसीलिए इसके न्यूक्लियस को न्यूक्लियोइड बोल देते हैं, ठीक है। द जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली नेकेड, जेनेटिक मटेरियल जो होगा उनका नेकेड होगा, ठीक है, नॉट एनवेलप्ड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आपको पता ही क्योंकि उसको प्रोकैरियोट बोलते हैं, तो वहाँ पर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी। इन द एडिशन टू द जीनोमिक डीएनए, सिंगल क्रोमोसोम्स, सर्कुलर डीएनए, मेनी बैक्टीरिया हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए, ठीक है। देखो क्या होता है, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, ठीक है, उनमें जो न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियोइड होगा, ठीक है, वहां पर जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो तो होगा ही, उसके अलावा साइटोप्लाज्म में भी एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल हो सकता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं आप लोग प्लाज्मिड। आप लोगों ने बहुत सुने, नाम सुना होगा शायद इसका, जिसको बोलते हैं आप लोग प्लाज्मिड, ठीक है, जो कि उसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। बोल सकते हैं जो एंटीबायोटिक्स होते हैं, ठीक है, अगर आप लोग बैक्टीरिया वगैरह के अगेंस्ट या फिर जो जनरली एंटी माइक्रोबियल्स हैं, एंटीबायोटिक्स वगैरह कंज्यूम करते हो, तो उसमें जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड हो जाता है, कोई कोई बैक्टीरिया उससे नहीं मर रहे होते हैं, ठीक है, जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है वो भी प्लाज्मिड प्रोवाइड करता है। उसके अलावा यहाँ पर एफ प्लाज्मिड भी होता है जो कि उसको रिप्रोडक्शन में मदद करता है, ठीक है। तो वो आगे की बातें हो गई, सिंपल ध्यान रखना कि जो प्लाज्मिड वगैरह होता है वो रेजिस्टेंस वगैरह प्रोवाइड करता है, या फिर अगर बोले रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है तो वो भी सही है, ठीक है। आया कंसेप्ट समझ में इतना। दिस स्मॉलर डीएनएस आर कॉल्ड एज अ प्लाज्मिड्स, ठीक है।
तो प्लाज्मिड्स क्या होते हैं? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए, ठीक है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होंगे मतलब क्रोमोसोम के बाहर होंगे, इसलिए एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल बोल दिया है। सर्कुलर होते हैं, सर्कुलर शेप के होते हैं, और ठीक है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होते हैं, सर्कुलर शेप के होते हैं, ध्यान रखना। स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए, इनको प्लाज्मिड्स बोलते हैं। The plasmid DNA confers certain unique phenotypic characters to such bacteria. One such character is the resistance to antibiotics, ठीक है, रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स देते हैं, उसके अलावा रिप्रोडक्शन वगैरह में भी मदद कर सकते हैं ये प्लाज्मिड्स। इन हायर क्लासेस यू विल लर्न दैट दिस प्लाज्मिड डीएनए इज यूज्ड टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद द फॉरेन डीएनए, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन यूकैरियोट्स, ठीक है, यूकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, इसीलिए उसको ट्रू न्यूक्लियस बोलते हैं। नो ऑर्गेनिल्स लाइक वंस इन द यूकैरियोट्स आर फाउंड इन द प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिल इसमें नहीं पाया जाता है एक्सेप्ट राइबोसोम, लेकिन वो इसके जैसा नहीं होता, राइबोसोम तो होता है लेकिन यूकैरियोटिक से डिफर करता है वो राइबोसोम, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर द राइबोसोम। प्रोकैरियोट्स हैव समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन्स, ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक में इंक्लूजन्स वगैरह हो सकते हैं। स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड एज अ मीजोसोम, आप लोग इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे कि क्या मीजोसोम होता है। तो एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि सेल मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड होता है, इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोट्स। दीज आर एसेंशियली इनफोल्डिंग्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन्स की क्या होती है? इनफोल्डिंग्स होती, ठीक है, इतना कंसेप्ट समझ में, बेसिक सा कंसेप्ट है, सिंपल याद रखो कि उसमें कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, न्यूक्लियस जो होता है वो नेकेड होता है, इसलिए उसको न्यूक्लियोइड बोल देते हैं, साइटोप्लाज्म में डिस्पर्स्ड होता है, ठीक है, कोई सेल्यूलर ऑर्गेनेल नहीं होते एक्सेप्ट फॉर राइबोसोम, राइबोसोम दोनों में प्रेजेंट होता है लेकिन दोनों सेम नहीं होते, ठीक है, यूकैरियोट और प्रोकैरियोट का राइबोसोम डिफर करता है लेकिन दोनों में प्रेजेंट होता है, ठीक है। सारे प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल होती है वो जो कि सेल मेम्ब्रेन को बाउंड कर रही होती है, लेकिन एक्सेप्ट फॉर माइकोप्लाज्मा, ठीक है, उसमें एब्सेंट होती है, ठीक है। तो कुछ बेसिक चीजें वो जो आपको याद रखना है। उसके अलावा यहाँ पर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए का स्ट्रक्चर पाया जाएगा जिसको अपन लोग प्लाज्मिड बोलते हैं, जो कि रेजिस्टेंस टू बैक्टीरिया, रेजिस्टेंस अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड करता है बैक्टीरिया को, ठीक है। उसके अलावा रिप्रोडक्शन वगैरह में हेल्प कर सकता है, ठीक है, इतना समझ में आता है, बेसिक सी चीजें कुछ प्रोकैरियोटिक्स के बारे में। उसके बाद में आता है सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात कर रहे हैं अपन लोग यहाँ पर कि मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स पर्टिकुलरली द बैक्टीरियल सेल्स केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप, ठीक है, इनका जो सेल एनवेलप होता है वो केमिकली कॉम्प्लेक्स होगा। कैसे? देखो अब है तो देखो प्रोकैरियोटिक सेल्स है, प्रोकैरियोटिक सेल्स कभी भी मल्टी सेल्यूलर नहीं होते, ठीक है, सारे के सारे प्रोकैरियोटिक सेल्स यूनिसेल्यूलर मिलेंगे आपको, जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे प्रोकैरियोटिक अगर होते हैं वो, ठीक है, तो सारे के सारे यूनिसेल्यूलर होंगे, ऐसा सच कभी नहीं होगा कि प्रोकैरियोटिक मल्टी सेल्यूलर आपको मिल जाएगा, ठीक है। द सेल एनवेलप कंसिस्ट ऑफ टाइटली बाउंड 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर, इनका जो सेल एनवेलप होगा, और ऑब्वियसली बात है अगर यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है तो उसको कुछ ना कुछ ऐसा स्ट्रक्चर चाहिएगा जो उसके सेल को प्रोटेक्ट करे, ठीक है, जो कि उसको हार्श एनवायरनमेंट में, क्योंकि हो सकता है वो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, कभी हाई टेम्परेचर पर जा सकता है, हाई एसिड या हाई अल्कली के प्रेजेंस में आ सकता है, ठीक है, उनके कांटेक्ट में आ सकता है तो वहां पर डिस्ट्रॉय हो सकता है। उसके अलावा हाई टेम्परेचर या बहुत सारे अलग अलग कंडीशंस हो सकती है जो कि अलग अलग तरीके से उसको प्रोटेक्ट कर सकती है, ठीक है। तो जो सेल एनवेलप होता है उसमें तीन टाइटली बाउंड तीन स्ट्रक्चर्स होंगे, वो कौन कौन से होंगे? आउटर मोस्ट जो होता है वो ग्लाइकोकेलिक्स होता है, मतलब एक सेल के अंदर जो आउटर मोस्ट होगा वो ग्लाइकोकेलिक्स होगा, उसके अंदर क्या होगा? प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात कर रहे हैं अपन लोग, उसके अंदर होगा सेल वॉल और उसके अंदर होगा सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सबसे बाहर वाला जो होगा वो ग्लाइकोकेलिक्स होगा, ठीक है, जो बीच वाला होगा उसको सेल वॉल बोलेंगे और जो सबसे इनर होगा उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलेंगे, ठीक है। Although each layer of the envelope performs distinct function, they act together as a single protective unit, ठीक है, तीनों मिलके एक सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट बनाते हैं जिसको सेल एनवेलप बोलते हैं, ठीक है। सेल एनवेलप तीन स्ट्रक्चर से मिलकर बनता है, आउटर मोस्ट ग्लाइकोकेलिक्स होगा, उसके बाद सेल वॉल होगा और इनर मोस्ट सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। The bacteria can be classified into two groups on the basis of difference in the cell envelopes and manner in which they respond to the staining procedure developed by the gram, which is those that take up gram stain are gram positive and those that do not take up gram stain are cold। देखो अब क्या होता है, सिंपल सा कंसेप्ट होता है, इनका जो सेल एनवेलप होगा वो अलग अलग तरह का होगा, ठीक है। हो सकता है किसी किसी का सेल एनवेलप, अगर लोग अपन लोग बात करते हैं प्रोकैरियोटिक की, तो किसी किसी का सेल एनवेलप काफी ज्यादा थिक होगा, ठीक है, किसी किसी का सेल एनवेलप काफी ज्यादा थिक होगा।
किसी किसी का सेल एनवेलप काफ़ी ज़्यादा थिक होगा और किसी किसी का सेल एनवेलप काफ़ी ज़्यादा थिन होगा। तो प्रेजेंट दोनों में सारी चीज़ें होगी, ठीक है। ग्लाइकोकेलिक्स दोनों में प्रेजेंट होगा, सेल एनवेलप में सेल वॉल भी पूरी होगी, बस उसकी थिकनेस पर और थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे सेल जिनकी काफ़ी ज़्यादा थिक होगी, इनकी जो सरफेस होती है वो काफ़ी रफ होती है, ठीक है। जो ग्राम स्टेन होती है, ठीक है, स्टेनिंग प्रॉपर्टी होती है। हम लोग बैक्टीरिया को स्टेन करते हैं और अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर देते हैं कि भैया ये वाले बैक्टीरिया ग्राम स्टेन पॉजिटिव होंगे क्योंकि ये ग्राम स्टेन इनमें स्टेनिंग लग जा रही है, ठीक है। एक प्रोसीजर होती है स्टेनिंग, जिसमें बेसिकली आप लोग बोल सकते हो कि उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए अपन लोग करते हैं, ठीक है। अगर दो लोग हैं, एक का नाम है रमेश, एक का नाम सुरेश है, ठीक है, दोनों आपस में कैसे, दोनों आपस में एक जैसे दिख रहे हैं। अब आपको डिफ्रेंशिएट करना है कि कैसे अलग है, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ तो उनको दोनों को अलग अलग कपड़े पहनाओगे या अलग अलग कटिंग करवाओगे, ठीक है। ऐसे उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो क्योंकि दिखने में तो दोनों एक्जेक्टली सेम है, ठीक है। तो उनको अलग अलग करने के लिए साइंटिस्ट ने एक अलग अलग तरीका अपनाया, उनको स्टेनिंग करते हैं, फिर उनको कलर करते हैं, ठीक है। आप लोग सिंपल भाषा में समझ सकते हैं कि उसको कलर करते हैं, ठीक है। आपके लेवल पर होगा कि उनको कलर कर देते हैं। अब जिनकी सेल वॉल या जिनका सेल एनवेलप काफ़ी ज़्यादा थिक होता है, वो लोग वो कलर को अच्छे से रिटेन कर पाते हैं, ठीक है। वो लोग उस कलर को काफ़ी अच्छे से रिटेन कर पाते हैं। तो जो लोग उस कलर को रिटेन कर लेते हैं, ठीक है, उनकी जो सेल वॉल होती है जनरली काफ़ी रफ होती है और थिक होती है, ठीक है। उनको बोलते हैं अपन लोग ग्राम पॉजिटिव। और जिनकी सेल वॉल थोड़ी सी थिन होती है और स्मूथ होती है, ठीक है, सरफेस थोड़ी स्मूथ होती है और ये भी थिन होती है, इनको बोलते थे अपन लोग ग्राम नेगेटिव, ठीक है। एक जनरलाइज आइडिया दे दे रहा हूँ आपको कि जितने भी पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जितने भी पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब जितने भी डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स होंगे, ठीक है, जितने भी डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, वो जनरली ग्राम पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ दी पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स आर ग्राम पॉजिटिव। कुछ ही होंगे जो ग्राम नेगेटिव। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ग्राम नेगेटिव पैथोजेनिक नहीं होते हैं, ठीक है, दोनों हो सकते हैं, लेकिन एक जनरलाइज आइडिया दे दे रहा हूँ आपको कि ग्राम पॉजिटिव जनरली पैथोजेनिक होते हैं और ग्राम नेगेटिव जनरली नॉन पैथोजेनिक होते हैं, ठीक है। सिर्फ याद रखने के लिए बता रहा हूँ, जनरली पैथोजेनिक, क्योंकि पूरी बायोलॉजी में सब कुछ आपको बार बार रिपीट होगा, ग्राम स्टेन, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, ठीक है। तो जनरली ध्यान रखना आप लोग नॉन पैथोजेनिक होते हैं, ठीक है। आया समझ में, स्टेनिंग मतलब सिर्फ कलराइजेशन, ताकि उनको डिफरेंशिएट कर पाओ आप, ठीक है। तो ग्लाइकोकेलिक्स डिफर्स इन द कंपोजिशन एंड थिकनेस अमंग द डिफरेंट बैक्टीरिया। इट कुड बी लूज शीट कॉल्ड एज अ स्लाइम लेयर इन सम, ठीक है, लूज या शीट लाइक हो सकती, ठीक है, लूज शीट हो सकती है, कवरिंग हो सकती है, लूज कवरिंग, जिसको स्लाइम लेयर बोलते हैं हम लोग। इन सम वाइल इन अदर्स इट मे बी थिक एंड टफ कॉल्ड एज अ कैप्सूल, ठीक है। द सेल वॉल डिटरमाइंस द शेप ऑफ द सेल। ऑब्वियस सी बात है, जो सेल वॉल होगी, जो उसकी आउटर स्ट्रक्चर होगा, सेल वॉल जो मिडिल लेयर बना रही है सेल एनवेलप का, वो उसकी सेल को एक पर्टिकुलर शेप देगी, ठीक है। चाहे वो बाइकॉन के वो कॉलमनर होगा या कैसा होगा, वो उसको शेप प्रोवाइड करने का काम करेगी, ठीक है। तो विच स्ट्रक्चर गिव्स द शेप टू द सेल इज टर्म्ड एज अ सेल वॉल एंड प्रोवाइड्स अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू प्रिवेंट द बैक्टीरियम फ्रॉम बस्टिंग और कोलेप्सिंग। ऑब्वियस सी बात है, यही उसको बस्ट होने से या फिर कोलेप्स होने से बचाएगी, ठीक है। प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है अल्टीमेटली उसका। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल। जनरली जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, चाहे वो यूकैरियोटिक की हो चाहे प्रोकैरियोटिक की, दोनों की दोनों सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिसाइड करती है कि किन स्ट्रक्चर्स को, अगर सपोज करो सेल है, ये उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो किन स्ट्रक्चर को अंदर जाने देना है और किन स्ट्रक्चर को अंदर से बाहर जाने देना है, ठीक है। वो खुद प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिसाइड करती है, वो सिलेक्ट करती है कि किसको अंदर आने देना है, किसको बाहर जाने देना है। इसको बोलते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमेबल इन नेचर एंड इंटरेक्ट्स विद द आउटसाइड वर्ल्ड। दिस मेम्ब्रेन इज सिमिलर स्ट्रक्चरली टू डेट ऑफ यूकैरियोट्स, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चरली सिमिलर होती है किसके जैसे, यूकैरियोट्स के जैसे, ठीक है। तो दोनों की सिलेक्टिवली परमेबल होती है, चाहे प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट हो। द स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अ मीसोसोम। अब एक स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, मतलब जो कि सेल मेम्ब्रेन से अटैच होता है, जिसको बोलते हैं आप लोग क्या, मीसोसोम, विच इज फॉर्म्ड बाय द एक्सटेंशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल। अब बेसिकली क्या होता है, अगर कोई सेल है, ठीक है, सपोज करते हैं कोई सेल है, ठीक है, उसकी ये सेल मेम्ब्रेन है, तो वहाँ पर ऐसे अंदर इन्वेजिनेशन होंगे, ठीक है, किसी किसी जगह पे इन्वेजिनेशन हो सकते हैं सेल के अंदर, ठीक है, जिस स्ट्रक्चर्स को बोलेंगे आप लोग मीसोसोम। अब ये अलग अलग फॉर्म में हो सकते हैं, ये हो सकते हैं कि वेसाइकल के फॉर्म में हो, ठीक है, यानी स्फेरिकल फॉर्म में हो जनरली,
या फिर ट्यूब्यूल्स वगैरह के फॉर्म में हो, ठीक है, ट्यूब वगैरह के फॉर्म में हो, या फिर लेमिलास के फॉर्म में हो, तो अलग अलग फॉर्म में हो सकते हैं, ठीक है। जो सेल एक्सटेंशन हो सकते हैं, वेजाइकल्स के फॉर्म में हो सकते हैं, ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में हो सकते हैं, फिर लेमिलास के फॉर्म में हो सकते हैं। दे हेल्प इन द सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल को किस किस में हेल्प करते हैं, ध्यान रखना, सॉरी, बेसिकली ये किस किस में हेल्प करते हैं, इसके फंक्शन ध्यान रखना। सेल वॉल फॉर्मेशन, जितने भी आपको ऑलमोस्ट फंक्शन याद आ रहे होंगे, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन में मदद करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दी टू दी डॉटर सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ये मीजोसोम डिसाइड करेगा कि अगर ये एक सेल से दो सेल डिवाइड हो रही है, ठीक है, ये एक सेल से अगर दो सेल डिवाइड हो रही है तो आधा मटेरियल इधर जा रहा है, आधा मटेरियल इधर जाए, ठीक है, तो ये मीजोसोम डिसाइड करेगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन टू दी डॉटर सेल्स। उसके अलावा रेस्पिरेशन में मदद कर सकता है, सिक्रीशन प्रोसेसेस में मदद कर सकता है, इंक्रीजेस सरफेस एरिया, ऑब्वियसली बात है अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इंक्लूजन होंगे तो सरफेस एरिया बढ़ाने का काम करेंगे। एंजाइमेटिक कंटेंट भी इसमें होते हैं, ठीक है। तो अलग अलग फंक्शन हो गया, सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन टू दी डॉटर सेल्स, सिक्रीशन का काम करेगा, एंजाइम एक्टिविटी करेगा, उसके अलावा सरफेस एरिया को इंक्रीज करने का काम करेगा, ठीक है। इस सच क्वेश्चन आ सकते हैं मीजोसोम्स के ऊपर, तो मीजोसोम का थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। इन सम प्रोकैरियोट्स लाइक साइनोबैक्टीरिया देयर आर अदर मेम्ब्रेन एक्सटेंशंस इनटू द साइटोप्लाज्म कॉल्ड एज अ क्रोमेटोफोर्स, ठीक है। तो कुछ प्रोकैरियोट्स ऐसे होते हैं जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, उनमें कुछ और अलग सेल मेम्ब्रेन से अटैच स्ट्रक्चर होते हैं जिनको बोलते हैं हम लोग क्रोमेटोफोर। क्रोमेटो मतलब, ठीक है, क्रोमा मतलब वर्ड होता है, क्रोमा मतलब वर्ड होता है कलर, ठीक है। क्रोमा वर्ड का मतलब होता है कलर। तो क्रोमेटोफोर क्या करेगा, पिगमेंट, कलर पिगमेंट्स को कंटेन करने का काम करेगा, ठीक है। इसमें क्या होंगे, कलर पिगमेंट्स होंगे, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी, अलग अलग ब्लू या ग्रीन कलर की आपको दिखेगी, अलग अलग कलरफुल दिखेगी। तो जो पिगमेंट्स होते हैं क्रोमेटोफोर के अंदर होते हैं। अब देखो, बैक्टीरियल सेल्स जो होते हैं, अपन लोगों ने उसकी अलग अलग शेप पढ़ी है। तो जो बैक्टीरियल सेल्स होते हैं वो मोटाइल भी हो सकते हैं, मतलब मूवेबल हो सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, या नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जनरली जो कोकस वगैरह होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं। अब वो स्ट्रक्चर जो इनको मोटाइल बनाए, सपोज करो एक बेसिलस है, मतलब बेसिलस बैक्टीरिया ने रोड शेप का बैक्टीरिया है, यहाँ से एक और स्ट्रक्चर पास हो रहा है, ठीक है। हो सकता है एक हो सकता है दो हो सकता है तीन हो सकता है किसी एक तरफ ही हो, ठीक है। तो पॉसिबिलिटीज किसी भी बात की हो सकती है, लेकिन एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं आप लोग फ्लेजिला, ठीक है, उससे ये मूव करने का काम कर रहा होता है, ठीक है। तो जो मूवमेंट में मदद करता है वो कौन करता है, फ्लेजिला। अब फ्लेजिला में तीन स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक को बोलते हैं फिलामेंट, एक को बोलते हैं हुक, एक को बोलते हैं बेसल बॉडी। तो जो अटैच करने, बेसिकली जो फ्लेजिला को अगर आप जूम करके देखो, अगर इसको जूम करके देखते हैं इस स्ट्रक्चर को, हम लोग इसको जूम करते हैं, तो जो अटैच हुआ होगा वो ऐसे अटैच हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं पे बेसल बॉडी होगी, ठीक है, जिससे फ्लेजिला अराइज हो रहा होगा। ये वाला जो पार्ट है इसको हुक बोलते हैं, ये वाला जो पार्ट है इसको हुक बोलते हैं। और जो एक और स्ट्रक्चर दिख रहा है को फिलामेंट बोलते हैं, जो कि उसका लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, जो कि मूव कर रहा होता है, ठीक है। फ्लेजिला जैसे स्पर्म्स में फ्लेजिला की तरह मूव होता है, वैसे ही ये भी फ्लेजिला के मदद से मूव हो रहा होता है, ठीक है। तो बेसल बॉडी यहाँ पर होगा कहीं पे, ये हुक वाला पोर्शन होगा और ये फिलामेंट वाला पोर्शन पोर्शन होगा, ठीक है। आता इतना समझ में, तीन स्ट्रक्चर होते हैं बिसाइड द फ्लेजिला। अब फ्लेजिला के अलावा इसी स्ट्रक्चर पर बहुत सारे छोटे छोटे और स्ट्रक्चर्स होंगे, ठीक है, ऑल ओवर बॉडी प्रेजेंट होते हैं। तो उसको बोलते थे कि आप लोग, ऑल ओवर बॉडी प्रेजेंट होते हैं, उसको बोलते थे आप लोग पिलाई या फिर फिम्ब्रे, ठीक है, पिलाई या फिर फिम्ब्रे, ठीक है। एक नॉर्मल बेसिक से स्ट्रक्चर होता है, ऑल ओवर बॉडी, हेयर लाइक स्ट्रक्चर उससे निकल रहे होते हैं, ठीक है, हेयर लाइक एक्सटेंशन होते हैं, पिलाई और फिम्ब्रे। अब बेसिकली ये लोग मूवमेंट में मदद नहीं करते, ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि पिलाई एंड फिम्ब्रे आर नॉट फॉर मोटिलिटी, डज नॉट हेल्प इन मोटिलिटी, ये मोटिलिटी में मदद नहीं करते। ये जो मदद कर रहे होते हैं वो मदद करते हैं कि अगर सपोज करो ये बैक्टीरिया है, अगर इसको किसी सरफेस पे जाके अटैच होना है, ठीक है, चाहे वो आपकी बॉडी हो, चाहे कहीं और हो, या चाहे कहीं फूड हो, ठीक है, कहीं भी इसको अटैच होना है तो वो इन पिलाई या फिम्ब्रेस की मदद से अटैच होता है। उसके अलावा कॉन्जुगेशन, जो कि एक टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर, उसमें भी पिलाई और फिम्ब्रे मदद करते हैं, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन में मदद कर सकते हैं या फिर एनकरेज टू बॉडी सरफेस, ठीक है, वहां पर एनकरेज होने में इसको मदद करते हैं। तो जो पिलाई एंड फिम्ब्रेस
A small bristle-like structures, fibers out sprouting out of the cell in some bacteria. They are known to help attach bacteria to rocks in the streams and also to the host tissues. ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि दे बोथ डू नॉट प्ले रोल इन दी मोटिलिटी। ठीक है, तो ध्यान रखना, सिर्फ फ्लैजिला होता है जो कि मोटिलिटी में मदद करता है, पिलाई और फिमरे मोटिलिटी में मदद नहीं करते। एनसीईआरटी में क्लियरली लिखा हुआ है। ठीक है, आया कंसेप्ट इतना समझ में। यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल का लास्ट पोर्शन आता है जिसको बोलते हैं हम लोग राइबोसोम्स, इंक्लूजन और इंक्लूजन बॉडी। ठीक है, दो अलग अलग स्ट्रक्चर है ना, ये दोनों एक स्ट्रक्चर नहीं है। इंक्लूजन बॉडी अलग स्ट्रक्चर होता है, राइबोसोम एक अलग स्ट्रक्चर होता है। अपन लोग सबसे पहले बात करते हैं राइबोसोम्स की। ठीक है, तो राइबोसोम क्या होते हैं? राइबोसोम अपन लोगों ने इससे पहले पढ़ा कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। ठीक है, विदाउट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एक होता है जिसको बोलते हैं अपन राइबोसोम। बेसिकली आप लोग अगर इसको देखोगे तो ये ऐसी शेप में दिखेगा। ठीक है, 8 की शेप में दिख रहा होता है। ठीक है, बहुत सारे होते हैं बॉडी के अंदर, सॉरी सेल्स के अंदर, और इनका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, अगर इसको थोड़ी सी टेक्निकल टर्म में बोलें तो इसको ट्रांसलेशन बोल सकते हैं। ठीक है, आप लोग 12th में पढ़ोगे ये बातें। ठीक है, कि क्या होता है बेसिकली एक प्रोटीन का सिंथेसिस जो होता है वो पूरा एक सीक्वेंस में होता है। सबसे पहले डीएनए ऑर्डर देता है आरएनए को, सिंथेसिस करता है। ठीक है, डीएनए एमआरएनए को सिंथेसिस करता है, उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। फिर ये एमआरएनए जाकर राइबोसोम को ऑर्डर देगा कि प्रोटीन का सिंथेसिस करना है, उसको बोलोगे आप लोग ट्रांसलेशन। ठीक है, तो पूरी की पूरी जो आपको बोलना चाहिए कि जो कोडिंग होती है, ठीक है, पूरा का पूरा बेसिकली बोलना चाहिए, अगर सरल शब्दों में बात करें तो जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर होता है वो डीएनए को पता होता है कि कैसे कैसे अमीनो एसिड आप जोड़ोगे तो एक प्रोटीन बनेगा। ठीक है, मतलब एक होता है ना कि ताजमहल अगर बनाना है तो एक पर्टिकुलर टाइप के मजदूर को आपको लाना होगा। ठीक है, वैसे अगर प्रोटीन बनाना है तो एक पर्टिकुलर टाइप की कोडिंग आपको चाहिए होगी। ठीक है, सिर्फ उसी को पता होगा, मतलब सिर्फ डीएनए को पता है कि कैसे उस प्रोटीन का सिंथेसिस करना है। ठीक है, तो डीएनए वो खबर पहुंचाएगा किसको? एमआरएनए को। उस प्रोसेस को बोलोगे आप लोग क्या? ट्रांसक्रिप्शन। और वही एमआरएनए इस राइबोसोम को बाद में फर्दर इस इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करेगा, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं आप लोग, वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है, उसी प्रोसेस है जिसको बोलते हैं आप लोग का ट्रांसलेशन या फिर प्रोटीन सिंथेसिस, अगर सरल शब्दों में बोलें तो। आप लोग 12th में इस बारे में काफ़ी अच्छे से पढ़ोगे। ठीक है, आता इतना कंसेप्ट समझ में। तो इसका फंक्शन क्या हुआ? अब देखो क्या होता है, जो राइबोसोम जो होता है ना वो 2 यूनिट्स में होता है। जो राइबोसोम जो होता है वो 2 यूनिट्स में होता है। ठीक है, ये अगर 8 है, इस 8 को अगर आप लोग जूम करो तो बेसिकली ये ऐसा होगा। ठीक है, अब मैंने बताया था कि जो राइबोसोम होता है वो दोनों में प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी और यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है। लेकिन दोनों डिफर कैसे कर रहे होते हैं? ठीक है, इसकी बेसिकली एक राइबोसोम की 2 सब यूनिट होती है, दोनों आपस में जुड़ी हुई होती है। ठीक है, जो प्रोकैरियोटिक्स में प्रेजेंट होता है उसको 70S राइबोसोम बोलते हैं, और जो यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है उसको 80S राइबोसोम बोलते हैं। बेसिकली एस इज फॉर सेडिमेंटेशन रेट। ठीक है, एस इज फॉर, ठीक है, हर एक की यूनिट होती है। मतलब जब भी आपसे कोई वजन पूछता है तो आप लोग बोलते हो कि आपका वजन कितना? 1 किलो, 2 किलो। ठीक है, ऐसे ही राइबोसोम्स को डिफाइन करने के लिए या फिर सेडिमेंटेशन होता है। ठीक है, सेडिमेंटेशन एक प्रोसेस होती है, तो उसमें पता चलता है। ठीक है, बेसिकली जो सेंट्रीफ्यूगेशन वाली मेथड होती है, ठीक है, उसी से रिलेटेड होती है। तो एस इज फॉर सेडिमेंटेशन रेट। ठीक है, तो जो यूकैरियोटिक का राइबोसोम होता है वो उसको 80S राइबोसोम बोलते हैं, और जो प्रोकैरियोटिक का होता है उसको 70S राइबोसोम बोलते हैं। ठीक है, अब इसकी 2 सब यूनिट्स है। ठीक है, तो एक हो गई 50S और एक हो गई 30S। अब यहाँ पर आप लोग सिंपल मैथ्स मत लगाने चलना कि 50S और 30S तो 80S हो गया। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, इसकी सेडिमेंटेशन रेट है, ऐसा नहीं है कि इन दोनों को ऐड कर दिया तो 70S या 80S बन गया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जो 80S होता है उसमें जो लार्जर सब यूनिट होती है उसको 60S बोलते हैं, और जो स्मॉलर सब यूनिट होती है वो 40S की होती है। ठीक है, यहाँ पर वही 50S की होती है और ये 30S की होती है। अब इन दोनों को ऐड करने मत बैठना, इन दोनों को ऐड करके तो 80S आ रहा है उसको 100S आ रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, जो लार्जर सब यूनिट होगी 50S, जो स्मॉलर होगी 30S की। प्रोकैरियोट्स के अंदर की बात कर रहे हैं अपन लोग। क्या काम करता है? प्रोटीन सिंथेसिस करता है। अब क्या होता है, ये राइबोसोम्स बहुत सारे इकट्ठे रहने लगते हैं। ठीक है, और एक एमआरएनए के स्ट्रैंड से जुड़े हुए रहते हैं, एमआरएनए के स्ट्रैंड से जुड़े हुए रहते हैं।
ठीक है, mRNA के स्ट्रैंड से जुड़े हुए रहेंगे। तो जो बहुत सारे अटैच रहते हैं इसको बोलते हैं हम लोग पोलिसोम। और आप लोग यकीन नहीं करोगे इस बात को कि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, इतना इजी क्वेश्चन पूछा हुआ नीट में। जनरली क्वेश्चंस इजी ही आते हैं नीट के, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे सिंपल, बिल्कुल है ना। ऐसे मतलब जब राइबोसोम्स अगर एक साथ में आके इकट्ठे होने लगेगी, ठीक है, 2 या 3 या 4 या 5 या 6 ऐसे बंचेस में इकट्ठे होने लगे, तो उसको बोलोगे आप लोग क्या, पोलीसोम। ठीक है, या फिर पोलीराइबोसोम। ठीक है, पोलीसोम या पोलीराइबोसोम। अब क्या होता है इस राइबोसोम के अंदर, अगर आप देखो, अगर इसको जूम करते हैं इस राइबोसोम को अपन लोग, ठीक है, तो ये कहीं ऐसा दिख रहा होगा। ठीक है, इसकी छोटी सब यूनिट ऐसी दिख रही होगी। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक और आरएनए भरा होता है। ठीक है, एक और टाइप का आरएनए फील्ड होता है, उसी से पूरा मिलके बना होता है ये, जिसको बोलते हैं अपन लोग आरआरएनए। ठीक है, आर, आर स्टैंड्स फॉर राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, आप लोग जो आरएनए होता है, ठीक है, वो 3 तरह का होता है, mRNA, tRNA और rRNA। ठीक है, तो जो mRNA आता है वो सिंथेसिस में मदद करता है। ठीक है, जो कि न्यूक्लियस यानी डीएनए से इंफॉर्मेशन लेके जाता है किसकी तरफ, आरएनए राइबोसोम्स की तरफ। ठीक है, जो ट्रांसफर आरएनए होता है वो अमीनो एसिड्स को ट्रांसफर करता है, और जो आरआरएनए होता है वो राइबोसोम के स्ट्रक्चर को सिंथेसिस करने में मदद करता है, इसीलिए इसको राइबोसोमल आरएनए भी बोलते हैं। ठीक है, आया कंसेप्ट समझ में। तो राइबोसोम किससे मिलकर बना होता है, आरआरएनए या फिर प्रोटीन से। आरआरएनए और प्रोटीन से, बेसिकली न्यूक्लियो प्रोटीन हो गया। ठीक है, न्यूक्लियो प्रोटीन स्ट्रक्चर हो गया ये एक, कैसा हो गया, न्यूक्लियो प्रोटीन स्ट्रक्चर हो गया, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड है आरएनए, और प्रोटीन वाला पार्ट भी थोड़ा बहुत मिलके बनाता है। ठीक है, मेम्ब्रेन तो होती नहीं ऐसा चीज में, तो न्यूक्लियो प्रोटीन स्ट्रक्चर हो गया जो कि आरआरएनए से मिलके बना होता है। ठीक है, आया कंसेप्ट समझ में। फिर फर्दर इसमें होता है कि 50s में कौन सा आरएनए होता है, आरआरएनए, तो इतना आप लोग डिटेल में नहीं जाते। ठीक है, थोड़ा बहुत 12th एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो अपन लोग इसको वहीं पढ़ेंगे। ठीक है, सिंपल इतना सा समझ में आया। तो ये पूरा राइबोसोम वाला पोर्शन आपको खत्म होता है। हम लोग एनसीईआरटी पढ़ते हैं इसकी। इन प्रोकैरियोट्स राइबोसोम्स आर एसोसिएटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, किससे अटैच होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच होता है प्रोकैरियोट्स के अंदर। ठीक है, 15 नैनोमीटर जैसे 20 नैनोमीटर की इसकी साइज होती है। ठीक है, 2 सब यूनिट से मिलकर बना होता है 50s और 30s सब यूनिट्स, विच देन प्रेजेंट टुगेदर टू फॉर्म एज अ 70s प्रोकैरियोटिक राइबोसोम मिलकर बनाता है, जो कि 70s राइबोसोम होता है। राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस होता है, जिसको ट्रांसलेशन बोल सकते हो आप लोग। सेवरल राइबोसोम्स में अटैच टू अ सिंगल एमआरएनए, एक सिंगल एमआरएनए से मिल से अटैच होता है, जिसको बोलते हैं पोलिसोम या फिर पोलीराइबोसोम्स। द राइबोसोम्स ऑफ अ पोलिसोम ट्रांसलेट द एमआरएनए इनटू प्रोटीन। ठीक है, राइबोसोम क्या करता है, पोलिसोम का एमआरएनए को प्रोटीन्स में कन्वर्ट करने, एमआरएनए को से इंफॉर्मेशन लेके प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। ठीक है, जिसको आप लोग बोलते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, उसके बाद जो अगली स्ट्रक्चर है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, उसको बोलते हैं आप लोग क्या, इंक्लूजन बॉडीज। ठीक है, क्या बोलते हैं, इंक्लूजन बॉडीज। अब इंक्लूजन बॉडी क्या होती है, बेसिकली एक सेल के अंदर सिंपल वेसाइकल के फॉर्म में होती है। ठीक है, तो ये तो इसका पूरा न्यूक्लियोइड होता है। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी आपको स्ट्रक्चर दिखेंगे, बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर दिखेंगे। ठीक है, जिनको इंक्लूजन बॉडीज बोल दिया जाता है। ठीक है, उसमें कुछ भी नहीं होता, उसमें स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है। ठीक है, द रिजर्व मटेरियल इन द प्रोकैरियोटिक आर स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडीज। ठीक है, इंक्लूजन बॉडीज के फॉर्म में रिजर्व मटेरियल, रिजर्व फूड मटेरियल ऐसे स्टोर करने का काम करता है। दीज आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड, दीज आर नॉट बाउंड बाय दी एनी मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं जनरली। देखो सिंपल सा कंसेप्ट है, प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते ही नहीं है, तो हम लोग बार बार उस बारे में बात ही नहीं करते कौन मेम्ब्रेन बाउंड होता है या नहीं होता है। अगर प्रोकैरियोटिक में ऑर्गेनेल्स है, वैसे तो होता ही नहीं, सॉरी, लेकिन अगर उसमें जो भी स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक के सेल के अंदर है तो वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होगा। ठीक है, चाहे राइबोसोम हो चाहे इंक्लूजन बॉडीज हो। लाइफ फ्री इन द साइटोप्लाज्म, एग्जांपल फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स। ठीक है, फॉस्फेट ग्रेन्यूल जिसमें फॉस्फेट स्टोर्ड रहेगा, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल जिसमें साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल इकट्ठा हुआ रहेगा, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल जिसमें ग्लाइकोजन इकट्ठा हुआ रहेगा। ठीक है, ये सारे के सारे रिजर्व फूड मटेरियल है। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग टाइप के ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हो सकते हैं। क्या कंसेप्ट समझ में। उसके अलावा द गैस वैक्यूल्स आर फाउंड इन ब्लू, ग्रीन, पर्पल इन ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ठीक है, तो उसमें गैस वैक्यूल भी प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, जिसमें सिंपली गैस फील्ड होती है।
ठीक है, तो चाहे गैस फील्ड हो चाहे रिजर्व फूड मटेरियल फील्ड हो, उसको इंक्लूजन बॉडीज बोल देते हैं अपन लोग। ठीक है, जब गैस फील्ड होता है तो जनरली उसको वैक्यूल्स बोल देते हैं। ठीक है, चाहे जहाँ पे वैक्यूम वगैरह टाइप होता है तो वैक्यूल उसका नाम दे दिया है। ठीक है, आता कंसेप्ट समझ में? इतना सा प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर था। ठीक है, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।